हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लेक्चर क्लास 9th की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और क्लास 9th की केमिस्ट्री अब स्टार्ट हो चुकी है, तो अब वो जब तक ख़त्म नहीं होगी चलती रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके पहले ही हम ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ कवर कर रखे हैं, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने मैटर समझा दिया है और फोर्सेस समझा दिए थे और रिजिड फ्लूइड ये सब कुछ समझा दिया था। 2 to 3 लेक्चर ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कशन किए थे 1 by 1। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहाँ पे हम मेनली जो मैटर को मेनली जो क्लासीफाई करते हैं वो 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। आपको अगर पता हो कि पहला क्लासिफिकेशन अपना इस तरीके से सॉलिड, दूसरी जो हम कहते हैं दैट इज लिक्विड, और तीसरा जो हम कहते हैं वो गैस। मेनली मैटर को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। हालांकि अभी और भी कुछ 2 चीजें हैं जो कि आपको इसी सिलेबस में दी हुई हैं, बट बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। मेनली इन तीनों के बारे में डिटेल में दिया है और 2 जो दे रखे हैं उसके बारे में आपको बहुत कम यहाँ पे पढ़ने हैं। जस्ट आप समझ के चलिए कि डेफिनेशन पढ़ना है, और उन दोनों के अलावा भी हैं लेकिन वो सिलेबस में आपके नहीं है। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो 5 तो इन जनरल कहे जाते हैं जो कि आपके सिलेबस तक है, लेकिन 5 से ज़्यादा भी हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। बट हमें मेनली हमेशा देखने को मिलता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो जनरली 3 तरीके से देखते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। लेकिन यहां पे आपको मैं इसके अलावा भी कुछ 2 चीजें बताऊंगा। जैसा कि आप कहते हैं 4th स्टेट्स ऑफ मैटर प्लाज्मा एक आता है, इसको मैं बताऊंगा डिटेल में, है ना, कि क्या होता है। सो प्लाज्मा, एंड लास्ट वन इज BEC जिसे हम बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैं इन सभी के बारे में 1 by 1 बात करूंगा। पहले मैं इन तीनों का डिफरेंस टेबल के हेल्प से इनको बताने की कोशिश करूंगा। तो डिफरेंस टेबल को बताने से पहले मैं एक ट्रिक शेयर करूंगा। उस ट्रिक के हेल्प से क्या, अगर वो ट्रिक याद है ना, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में डिफरेंस टेबल के काफी पॉइंट्स आप एक साथ लिख पाएंगे। जैसे क्या क्या लिख पाएंगे, देखिए। जैसे हम बात करें, यहां पे बोलते हैं कौन, ठीक है, डिक्की, देश के, है ना, के इज मेकिंग सूटेबल एक तरीके से यहां पे आप मान लीजिए देश के अंदर 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 अंदर। तो हम यहां पे क्या होता है कि कोई बॉम्ब सेट कर देता है ना, ला करके बॉम्ब ब्लास्ट कराता है कहीं पे, तो मैं वो ढूंढ रहा हूं। पाकिस्तानी लोग हमारे इंडिया में आकर के किसी के डिक्की में जाके छुपा देते हैं बॉम्ब को, ठीक है। अब हम ढूंढ रहे हैं उसको, कि यहां पे ढूंढ रहे हैं कि कौन डिक्की, देश के अंदर अंदर, दिस इज मेकिंग सूटेबल, देश के अंदर अंदर। सो अंदर अंदर कहने का मतलब है यहां पे इंटर और एंटर एक ही तरह से मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं इसको, तभी जा करके इंटर और एंटर दोनों एक ही तरह के समझ करके, इसीलिए मैंने इसको अंदर अंदर कहा। कौन डिक्की के अंदर है भैया, जल्दी से ढूंढो वरना बम ब्लास्ट कर जाएगा, समझ रहे हो। तो यहां पे देखो CO से क्या हो जाएगा बताओ, मैं 1 by 1 कह देता हूं। CO से क्या होगा बोलो, कॉम्प्रेसिबिलिटी, कितना कॉम्प्रेस कर सकते हैं उसको। सो CO से कॉम्प्रेसिबिलिटी। N से क्या होगा, N से उसका नेचर, राइट। DI से क्या होगा, DI से हो जाएगा डिफ्यूजन। KI से क्या होगा, KI से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, है ना। उसके बाद DE से क्या होगा, DE से क्या होगा, डेंसिटी, राइट। SH से क्या होगा, बोलो आप, SH से शेप कह सकते हो, या फिर आप वॉल्यूम इसी को कहते हो,
शेप एंड वॉल्यूम आप दिमाग में रखो, है ना। सो कौन डिक्की देश, के इज मेकिंग सुटेबल, सेंटेंस को सुटेबल बनाने के लिए, एंड अंदर अंदर यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स से ले लीजिए इसको, और इंटरमॉलिक्यूलर व्हाट, स्पेस। दो ही चीज तो होता है, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो आई थिंक कितने प्रॉपर्टीज याद हो गए। अगर आपको ये याद है कि कौन डिक्की देश के अंदर अंदर ढूंढ रहे हैं हम लोग कि कौन डिक्की, CO 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्रॉपर्टीज बेटा आपको यूं ही याद हो जाएगा, और साथ में ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी हम करने वाले हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस तो हम खैर बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हमें यह जानना बेहद इजी होगा, ज्यादा टफ हमारे लिए नहीं होगा, राइट। तो ये हैं अपने, मैं यहां पे हिंदी में भी लिख देता हूं आपको, ले लीजिए, कौन, है ना, डिक्की, कौन डिक्की देश के अंदर अंदर, के इज मेकिंग सुटेबल, के अंदर अंदर। तो 8 प्रॉपर्टी ऐसे ही याद हो जाएगा। मेनली अपने को जो प्रॉब्लम आता है ना कि 8 प्रॉपर्टी को कैसे दिमाग में रखा जाए, क्योंकि जब एग्जाम में आप लिखते हैं ना तो आपको कभी कभी वहां पे जल्दी जल्दी पॉइंट्स याद नहीं आते कि अच्छा इसके बाद और कौन से पॉइंट्स होंगे, तो बस ये वाला याद रख लो, सारे के सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, है ना। तो CO से कॉम्प्रेसिबिलिटी, N नेचर, DI सो मतलब डिफ्यूजन, एंड KI काइनेटिक एनर्जी, देन देश, DE डेंसिटी, SH देश, है ना, डेंसिटी, शेप एंड वॉल्यूम, अंदर अंदर यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, इंटर का मतलब यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये आपको 8 प्रॉपर्टीज याद करा देगा अगर आपको ये ट्रिक याद है तो। अब चलिए 1 बाय 1 हम इसकी डिटेलिंग करते हैं। सो सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में हम कंपैरिजन टेबल देखेंगे, है ना, और उसी कंपैरिजन टेबल के हेल्प से हम यहाँ पे सब कुछ बताएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंपैरिजन टेबल की। तो मैं सबसे पहले लिखना चाहूँगा प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सबसे ऊपर में प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ इसकी, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी मेंशन करूँगा। उसके बाद जो सीरीज होता है दैट इज सॉलिड, पहले सॉलिड की हम बात करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिक्विड की बात करेंगे, एंड देन हम यहां पे गैस की बात करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के बारे में सीख जाएंगे। तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं। तो 1 बाय 1 हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उसी ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर में हमने ट्रिक लिखा है। तो कौन डिक्की, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी की, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, राइट। अब बताइए बेटा, आप सभी को ये पता है, बस प्रॉपर्टीज पता चल जाए ना तो कॉम्प्रेसिबिलिटी तो इजीली बता पाओगे कि क्या होता है ना। तो चलिए सारा एक साथ सारे प्रॉपर्टीज पहले लिख लेते हैं। तो पहला था कॉम्प्रेसिबिलिटी, दूसरा कौन, N से क्या हो जाएगा बेटा, नेचर, ठीक है, नेचर। देन तीसरा क्या हो जाएगा बताइए, कौन, कौन डिक्की यानी कि डिफ्यूजन। हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया है, तो अब मुझे ये बताने में दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे आखिर हम यहाँ पे डिफ्यूजन को डिफाइन करने में दिक्कत नहीं आएगी, उसके डेफिनेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ रखे हैं इसको, ठीक है। कौन डिक्की, KI काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, उसमें जो पार्टिकल मौजूद हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा। सो कौन डिक्की, नेक्स्ट देश के अंदर अंदर, सो डेंसिटी, DEN डेंसिटी, डेंसिटी, एंड देन शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम, राइट। एंड नेक्स्ट 7th वन, शेप यानी कि देश के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर व्हाट, स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, एंड 8th वन
इंटरमॉलिक्यूलर व्हाट, बोलिए, फोर्स। तो चलिए वन बाय वन हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, आइए। तो आप देखेंगे कोई भी सॉलिड है, सॉलिड का मतलब कोई मेटल आप ले लीजिए, है ना, आयरन ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, कोई भी मेटल आपके घर में है, स्टील ले लीजिए, ये सबको आप, पेड़ ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, है ना, डस्टर ले लीजिए, उन सभी को आप कंप्रेस करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे। तो यानी कि वो क्या होंगे, उसकी कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो बोलते हैं हम कि नेग्लिजिबल उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है, नेग्लिजिबल। अच्छा, लिक्विड की हम कह सकते हैं वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं, बहुत कम हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। और जो गैसेस होते हैं उसके पार्टिकल्स, पहले अरेंजमेंट अगर देख लोगे ना तो दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। देख लो, ये जो अरेंजमेंट होता है सॉलिड का, अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि आप उसे कंप्रेस कर ही नहीं सकते। देखो, ये पूरी तरीके से टाइटली पैक्ड होते हैं बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बहुत ज्यादा है। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में है तो आई थिंक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो स्ट्रक्चर जरूर दिमाग में रखिए, क्योंकि इसी के हेल्प से हम सब कुछ बता पाएंगे। गैसेस के पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से रहते हैं बेटा, यहां पे देख लीजिए, दूर दूर में गैसेस के पार्टिकल्स रहते हैं। तो आई थिंक इन सभी स्ट्रक्चर से आप आराम से बता सकेंगे, क्योंकि इसको कंप्रेस करके टैंक में भर दिया जाता है, आपको पता है। तो टैंक में अगर भर रहे हैं तो इन सभी को देखो कितनी दूरी में है, तो इसको कंप्रेस करके स्पेस तो सामने ला सकते हैं ना। तो ये हम लिखेंगे हाईली कंप्रेसिबल। तो यहां पे हम लिखते हैं हाईली कंप्रेसिबल, राइट। तो ये हो गया बेटा। अब हम आते हैं नेचर पे। अगर नेचर की बात करें तो इन जनरल अगर सॉलिड की बात करते हैं तो वेरी हार्ड नेचर का होता है, ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है। जैसा कि आप ब्रिक्स देख सकते हो, स्टोन देख सकते हो, ये क्या होते हैं, तो यहां पे कह सकते हो वेरी हार्ड, या फिर उसी को एक टर्म सिखाया था मैंने कहने के लिए, रिजिड कह सकते हो, जो अनबेंड होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें नेचर लिक्विड की तो फ्लूइड नेचर का होता है, यानी कि बह सकता है ना, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है, विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, उसी को फ्लूइड कहते हैं। और यहां पे हम कहेंगे हाईली फ्लूइड, ये बहुत तेजी से बह सकता है, सो दिस इज हाईली फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन की भी हम बात इसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन का हमने मतलब क्या समझा था, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस, है ना। तो यहां पे डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं। तो यहां पे जो डिफ्यूजन होगा बेटा सॉलिड में वो नेग्लिजिबल होगा। आखिर हमने सॉलिड में भी आपको डिफ्यूजन बताया था कि सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन, जो चॉक को जो ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो कुछ व्हाइट व्हाइट सा अंदर रह जाता है ना, ब्लैक बोर्ड हमेशा व्हाइट दिखता है थोड़ा थोड़ा, तो वो क्या होता है, चॉक उसमें डिफ्यूज हो जाता है बेटा। यहाँ पे स्लो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन तो होता ही है बट स्लो होता है। लिक्विड लिक्विड का मान के चलो ना, जैसे वाटर में आपने क्या किया, मिल्क मिला दिया, ठीक है, या फिर बहुत सारे चीजों को मिला सकते हैं लिक्विड लिक्विड, तो वो डिफ्यूजन है एक तरह से, तो थोड़ा स्लो होता है। किसके कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में, क्योंकि गैस का हम लिखते हैं वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये चीज होती है बेटा डिफ्यूजन का। काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि पार्टिकल्स किसके ज्यादा स्पीड से दौड़ सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गैस वाले दौड़ सकते हैं ज्यादा स्पीड से, क्योंकि आपको पता है कि एक बार हमने स्प्रे क्लास के एक कॉर्नर पे लगाया तो दूसरे कॉर्नर पे विद इन सेकेंड पहुंच जाता है, यानी कि 3-4 सेकेंड्स में ही पहुंच जाता है उसके पार्टिकल्स उस कॉर्नर में, यानी कि गैसेस के पार्टिकल बहुत स्पीड में दौड़ते हैं। और वही सॉलिड के पार्टिकल्स तो वहीं पे बैठे रहेंगे एक जगह पे, तो इसके दौड़ने की सवाल ही नहीं है, तो बहुत लो काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम सॉलिड के कंपैरिजन में बात करें तो कम से कम इसकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये तो मूव कर सकते हैं, इनके बीच में स्पेस है तो ये मूव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्पेसेस हैं, तो कंपैरेटिवली हायर देन सॉलिड्स लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हायर देन सॉलिड लिख देता हूं मैं, हायर देन सॉलिड, राइट। सो कंपैरेटिवली हायर देन सॉलिड। चलिए नेक्स्ट बात करें तो इसमें तो भैया पूछना ही नहीं है, वेरी हाई, जैसा कि एग्जांपल्स हमने दिया अभी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से पता कर सकते हैं।
आइए हम थोड़ी सी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो जिसका भैया मास ज्यादा होगा उसकी क्या हो जाएगी? डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो सोचिए मास किसका ज्यादा हो सकता है? मान लो एक टैंक फिक्स कर दो, इतना बड़ा टैंक फिक्स कर दो, इतना बड़ा एक टैंक फिक्स कर दो। अगर इतने पार्टिकल्स आए हैं तो लिक्विड तो थोड़ा अरेंज्ड वे में रहता है, स्पेस रहता है, तो कम पार्टिकल्स उसके अटेंगे, तो वहां पे कम हो पाएंगे, वहां पे पार्टिकल्स उसके, तो कम पार्टिकल हो पाएंगे, मास भी कम हो पाएगा। यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो जिसका ज्यादा मास होगा, आप खुद सोचो ना, तो पार्टिकल्स किसी एक को वॉल्यूम अगर फिक्स कर दो एक जगह पे, तो आपको मास ज्यादा मिलेंगे सॉलिड के, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक के बैठते हैं। मान लो कि एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में अगर सब सोचे कि एक एक बेंच में एक एक बंदे बैठे तो कम बैठ पाएंगे, लेकिन सॉलिड वाले क्या है, चिपक चिपक के बैठना है। एक बेंच में 4-4 लोग बैठेंगे तो ज्यादा उसमें आएगा ना मास। तो वही चीज है, तो यहां पे भी वही हालत है। तो डेंसिटी की बात करें तो यहां पे सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, सॉरी। एंड अगर हम यहां पे लिक्विड की बात करें तो लेस देन सॉलिड स्टेट हम कहते हैं इसमें, सिंपली लेस देन व्हाट? सॉलिड स्टेट। और इसी तरीके से अगर हम बात करें इसमें तो वेरी लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी, राइट। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं, शेप और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो शेप हम कहते हैं कि सॉलिड के केस में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, तो डेफिनाइट होता है ना। तो डेफिनाइट कहने का मतलब है कि डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। यहां पे सॉलिड स्टेट में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मान लो आप ईंटा आपने ले लिया, यानी कि आपने ब्रिक ले लिया, तो क्या आप उसके शेप साइज चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप उसको बहुत ज्यादा हैमरिंग करोगे तो तोड़ दोगे, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन एक सिंपल फोर्स में बता रहा हूं कि उसमें आप नहीं चेंज कर पाओगे। जबकि लिक्विड को जैसे भी यूटेंसिल में, जिस भी यूटेंसिल में डाल दो तो आप वैसे बना लोगे। तो हम यहां पे कहते हैं कि ये इनडेफिनाइट शेप का, इनडेफिनाइट शेप होता है, इसका इनडेफिनाइट शेप होता है, ठीक है। बट डेफिनाइट वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका डेफिनाइट होगा, क्योंकि वॉल्यूम कैसे आप ये कर सकते हो? तो वॉल्यूम डेफिनाइट, ठीक है। मान लो 1 लीटर आपने लिया है कोई मिल्क, तो भैया 1 ही लीटर रहेगा ना। हाँ, आप उसको हो सकता है कि अलग अलग यूटेंसिल में रख दे रहे हो तो अलग अलग शेप का हो जाएगा, लेकिन 1 लीटर लिए तो भैया 1 ही लीटर रहेगा ना, तो वॉल्यूम तो सेम हो गया ना सबका। तो वॉल्यूम सबका सेम रहेगा। तो डेफिनाइट वॉल्यूम बट इनडेफिनाइट शेप। तो ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेप एंड वॉल्यूम में याद रखना। एंड यहां पे अगर हम गैसेस की बात करें तो ये तो इसकी हालत खराब रहती है। तो इनडेफिनाइट शेप एज वेल एज वॉल्यूम, तो दोनों क्या होते हैं? इनडेफिनाइट होते हैं। इनडेफिनाइट यानी कि शेप एंड वॉल्यूम दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा? इनडेफिनाइट, है ना। अब हम थोड़ी सी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर लेते हैं। मुझे स्ट्रक्चर से ही पता चल जाएगा, तो यहां पे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मुझे यहां पे देखिए, सबसे पहले स्पेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसके पास है? डायग्राम देख लो, सबसे पहले डायग्राम देख लो। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा कहां पे है बेटा? बताओ। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की दूरी। तो देखिए यहां पे अगर देखेंगे तो दोनों एटम एक दूसरे से क्लोज है, यहां पे पूरी तरीके से क्लोज है। सॉलिड के स्टेट में आप देखो एक दूसरे से पूरे चिपके हुए हैं, तो हम यहां पे कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं एक से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, सो हम कहते हैं, ठीक है। तो स्पेस वेरी वेरी स्मॉल हम वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पे आप कह दोगे स्पेस में वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल कह सकते हो, रहता ही नहीं है, वो बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात कर रहे हैं। यहां पे थोड़ी सी स्पेसिंग होती है, तो कंपैरेटिवली आप यहां पे कह सकते हो लार्जर देन सॉलिड। तो यहां पे आप सिंपली लिख लो बेटा लार्जर देन व्हाट? लार्जर देन सॉलिड। नेक्स्ट इसमें क्या लिख सकते हो बताओ? वेरी लार्ज स्पेस, जैसा कि देख पा रहे हो आप, वेरी लार्ज स्पेस। अब देखिए बेटा अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन सॉलिड में है, तभी तो एक दूसरे से चिपक के एक दूसरे को पकड़ के है। तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा?
सॉलिड के फॉर्म में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन आप क्या लिखोगे कि वेरी स्ट्रांग, यहां पे आप अट्रैक्शन लिखोगे बेटा वेरी स्ट्रांग इन केस ऑफ सॉलिड, सो दिस इज वेरी स्ट्रांग अट्रैक्शन। ठीक है, वेरी स्ट्रांग अट्रैक्शन। अगर लिक्विड की बात करेंगे तो वीक होते हैं ये सब में, वीक अट्रैक्शन है ना। और गैस की अगर अट्रैक्शन फोर्स की बात करेंगे तो हाईली, ये क्या हो जाएगा, मतलब वेरी वेरी या हाईली वीक, हम सिंपली वेरी वीक लिख देते तो ज़्यादा बेहतर होगा, वेरी वीक। तो आई थिंक ये डिफरेंस टेबल आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मेनली हमें ये 3 चीज़ें अभी डिस्कशन करनी थी, है ना। तो सॉलिड के एग्जाम्पल्स ढेर सारे हैं, जितना भी आप चाहें एग्जाम्पल लेना आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइस ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, वुड ले लीजिए, कोल ले लीजिए, डस्टर ले लीजिए, चौक ले लीजिए, वाटर बोतल ले लीजिए, अपना सर ले लीजिए तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, सॉलिड में हो जाएगा। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के ढेर सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके। तो क्या लिखोगे, वाटर लिख लो, मिल्क लिख लो, मर्क्यूरी लिख लो, अल्कोहल लिख लो, है ना। जो भी मन में आता है लिक्विड स्टेट में जो जो चीज़ है वो सब कुछ लिख लो। गैस के एग्जाम्पल्स में क्या लिखोगे, बोलो। गैस के एग्जाम्पल में ऑक्सीजन लिख लो, नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, जितने भी गैसेस आपको पता हैं, ठीक है, फ्लोरीन गैस ले लो, ये सब गैसेस जितने भी हैं वो सब कुछ यहाँ पे इसके केस में आएगा। तो आई थिंक ये डिफरेंस टेबल आप सभी को समझ में आया होगा, ये ट्रिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।